Hello everyone. Let us learn about the estimation of mass of nitrogen in an organic compound by Geldahl's method. हालांकि ये मेथड कुछ कंपाउंड्स में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि NO2 ग्रुप या फिर NO ग्रुप, एजो ग्रुप और अगर नाइट्रोजन रिंग में है तो ओके। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कंपाउंड्स उन रिएक्शंस को शो नहीं करते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग जेल्डाल्स मेथड का यूज करके नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं। इन कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे ट्रीट किया जाता है H2SO4 से। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भी नाइट्रोजन मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। ओके, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन मौजूद होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। तो अब जो नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो चुका है अमोनियम सल्फेट में। नेक्स्ट स्टेप में इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग ट्रीट करते हैं किसी बेस के साथ, जैसे कि NaOH। ओके, यहाँ पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट अगर NaOH के साथ कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के इसका प्रोडक्ट लिखना है। जैसे सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट में और अमोनियम सल्फेट जो था वो दे देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ब्रेक डाउन होके अमोनिया और वाटर रिलीज कर देगा। ओके, तो स्टेप 2 तक आते आते जो हमारा नाइट्रोजन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो चुका है अमोनिया में। ओके, ये जो अमोनिया रिलीज हो रहा है यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। तो स्टेप 2 तक जो भी नाइट्रोजन मौजूद था ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है अमोनिया गैस में। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि जो अमोनिया रिलीज हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं। ओके, और इसका जो तरीका है वो ये है कि अमोनिया को हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, चाहे तो H2SO4 हो या फिर HCl हो। इस रिएक्शन के दौरान जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सल्फेट में। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अमोनियम सल्फेट। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का ये मतलब है कि इसकी मोलैरिटी हमें पता है, सो मोलैरिटी इज नोन, और इसका हम लोग वॉल्यूम एक्सेस में लेते हैं इस स्टेप में। ओके, वॉल्यूम इज टेकन इन एक्सेस इन दिस स्टेप। एंड फाइनल स्टेप इज अबाउट estimating कि how much volume of H2SO4 is used in step 3। ओके, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम एक्सेस में लिया था तो उसमें से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम यूज हुआ होगा स्टेप 3 में, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए वापस H2SO4 को टाइट्रेट करेंगे हम लोग किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ, जैसे कि यहाँ NaOH लिया जा रहा है। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ अमोनियम सल्फेट Na2SO4 एंड वाटर बनेगा। तो अब यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हमें क्या पता है, हमें पता है इसकी मोलैरिटी, NaOH की मोलैरिटी पता है, कितना वॉल्यूम यूज होगा H2SO4 के उतने वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मेजर कर लेंगे। H2SO4 का क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो इसका मोलैरिटी पता है, और कितना वॉल्यूम स्टेप नंबर 4 में कंज्यूम होगा ये पता कर लेंगे हम लोग बाय इक्वेटिंग ओके द इक्विवेलेंट ऑफ NaOH and H2SO4। Let us now proceed and learn how to estimate ammonia by using the reactions in step 3 and 4। Okay? तो जो हम लोगों ने स्टेप 3 में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिया है, लेट अस अज्यूम कि उसकी मोलैरिटी है m। ओके, और जो वॉल्यूम हम लोगों ने एक्सेस में लिया था लेट अस से कि वो वॉल्यूम है V1। अब इस V1 वॉल्यूम में से एक सर्टेन वॉल्यूम रिएक्शन 3 में कंज्यूम हो गया है
और रिएक्शन 4 में जो अनयूज्ड वॉल्यूम है लेट अस से दैट इज V, ओके, और इसकी मोलारिटी तो अभी भी सेम ही रहेगी, दैट इज M, है ना। अब क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaOH का भी यूज करना है हमें, तो H2SO4 का जितना कंसंट्रेशन था लेट अस यूज NaOH ऑफ सेम कंसंट्रेशन M, ओके, और इसका जो वॉल्यूम यूज हुआ है V मिलीलीटर H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेट अस से वो वॉल्यूम है V2। सबसे पहले स्टेप नंबर 4 में हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करते हैं और जो अनयूज्ड वॉल्यूम है H2SO4 का उसको एस्टिमेट करते हैं, ओके। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें ये बताता है कि किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जो भी एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस विच इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखे तो दैट विल बिकम n फैक्टर ऑफ H2SO4 टाइम्स मोलारिटी ऑफ H2SO4 टाइम्स वॉल्यूम, ओके, एंड सेम फॉर NaOH on the right hand side of the equation। इस इक्वेशन में अगर सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर दे तो n फैक्टर ऑफ H2SO4 विल बी 2 टाइम्स मोलारिटी जो हम लोगों ने लिया हुआ है दैट इज M, और जो अनयूज्ड वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम है V, ओके, और n फैक्टर ऑफ NaOH इज 1 टाइम्स मोलारिटी टेकन इज M एंड वॉल्यूम टेकन इज V2। तो यहाँ से हम लोगों को जो अनयूज्ड वॉल्यूम है H2SO4 का V वो मिल जाएगा V2 अपॉन 2। सो अगर V2 बाय 2 मिलीलीटर H2SO4 अनयूज्ड रह गया था स्टेप नंबर 3 में, तो कितना यूज हुआ होगा, दैट विल बी इक्वल टू जितना वॉल्यूम हम लोगों ने शुरुआत में ली थी V1 माइनस जो वॉल्यूम अनयूज्ड रह गया है दैट इज V2 अपॉन 2। तो अब हमें रिएक्शन 3 में कितना H2SO4 कंज्यूम हुआ है ये वैल्यू पता है, और इसके हेल्प से ही अब हम लोग जो अमाउंट ऑफ अमोनिया रिलीज हो रहा है स्टेप नंबर 3 में इसके अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। एज पर द स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन 3 V1 माइनस V2 अपॉन 2 ml ऑफ H2SO4 जिसकी कंसंट्रेशन है M मोलर, है ना, M molar H2SO4 should be equivalent to twice of volume V1 minus V2 upon 2 ml of M molar ammonia, ओके। दोनों में ही नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग अगर M मोलर कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं अमोनिया का तो उसका जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे वो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड इन रिएक्शन 3 हो जाएगा। Now let us use the definition of molarity to calculate the mass of nitrogen in ammonia, okay। अगर कंसंट्रेशन है M मोलर अमोनिया तो इसको अगर एक्सपेंड कर दे इसका ये मतलब हो जाएगा कि 1000 ml of this solution contains M moles of ammonia, okay, M moles of ammonia, ये मतलब हो जाएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो कितना है, वो है ट्वाइस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन 2, इतना ml, ओके, और इतना ml हैज हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, सो दिस विल बिकम इक्वल टू M मोल्स डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ट्वाइस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन 2, इतना मोल्स ऑफ अमोनिया, ओके। अगर इसमें हम लोग मास ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करें तो मास ऑफ नाइट्रोजन विल बिकम इक्वल टू जो मोल्स है M अपॉन 1000 टाइम्स ट्वाइस ऑफ V1 माइनस V2 अपॉन 2, इसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मोल में 14 ग्राम अमोनिया है। तो इस तरह से हमें मास ऑफ नाइट्रोजन इस स्टेप तक एस्टिमेट हो गया है। सो अब हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
जो पूरा मास है नाइट्रोजन का, जो कि फिर से रीअरेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो हम लोगों ने शुरुआत में ली थी। ओके, तो लेट अस से कि वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W। इस पूरे एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एज पर जेल्डान्स मेथड।